नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को जिताकर विधानसभा भेजने का जनता से आग्रह किया और माला पहनाई। देवली में सीएम की जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सभी को पार्टी का पटका पहनाया और बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत किया। वहीं सीएम ने प्रदेश की 7 सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि अभी 10 महीने में सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अभी बाकी है। सीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र पर 10% भी काम नहीं किया। बीजेपी संकल्प पत्र जनता के बीच लेकर जाती है। हमारा संकल्प पत्र 5 साल के लिए था, हमने 10 महीने में 50% संकल्प पत्र की घोषणाएं पूरी की। इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की। जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये क्या कहते थे कांग्रेस से बताया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये जुमला करते थे हमारे पीछे। हमने कहा हमने तारीख शिलान्यास की नहीं बता दी और हमने तारीख रामलला जिस दिन बनाए थे वो भी हमने बता दी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करके बताती है, कहती है वो करके बताती है। जब चुनाव आते हैं तो एक नया फसूदा छोड़ देते हैं, एससी के लोगों को भड़काने का काम करते हैं और बीजेपी आ जाएगी, आरक्षण हटा देगी। एक बात बता दूं मैं आपको, लोकसभा के बाद कोई कांग्रेस वाला आपके बीच में आया क्या? एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। आप देखें कि जिस प्रकार मेरे को टिकट दिया गया वो आपकी राजस्थान से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भजनलाल साहब, माननीय भजनलाल साहब ऑफिस में अपनी सबकी राय से विचार करके जनता की राय से टिकट दिया है। तो ऐसी लोकतंत्र से सबकी राय से जनता के द्वारा आपने मेरे को आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। मेरे को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने मेरे पर भरोसा किया है, उस भरोसे पर खड़ा करूंगा और देवी के तलाशों की जनता की ईमानदारी से सेवा करूंगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू की सीट के दौरे पर हैं। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र बांबू चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित करने के लिए सीट पर पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि झुंझुनू की हवा इस बार बदली सी नजर आने लगी है। 70 साल कांग्रेस ने इस सीट पर राज किया, आपको उनसे काम का हिसाब लेने का पूरा हक है। कांग्रेस ने मालिकों के मुल्क को भिखारी बना दिया और भिखारियों को आबाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। राजस्थान और झुंझुनू का भला कौन कर सकता है, ये आप सोचें। हमने 11 महीने में विकास के काम किए हैं, जब 1 साल पूरा होगा तो हिसाब देंगे। क्या इस और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 70 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने राज किया है तो आपको पूछने का हक बनता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया, और जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। अरे मेरे मुल्क के मालिकों, जरा जागो और आप अपनी पहचान करिए कि उस पहचान कि मेरा कौन भला कर सकता है, मेरे राजस्थान का भला कौन कर सकता है, मेरे झुंझुनू का भला कौन कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं
कि समय आ गया है कि उन लोगों को पूछिए जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश पर राज किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज लगभग 11 महीने हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन हमारी सरकार को 1 साल होगा, राजस्थान की जनता के समक्ष 1 साल का हिसाब, पूरा का पूरा हिसाब हम आपको दे देंगे कि 1 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है। अरे मैं कहना चाहता हूं 70 साल तक वो झूठे पत्थर लगाते रहे, शिलान्यास के झूठे पत्थर गाड़ते रहे और आप उनको ही तराशते रहे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से, अरे लोग तो कहते हैं शेखावाटी का पानी भी गहरा है, यहां का व्यक्ति भी गहरा है, लेकिन मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूं और जब मैं देखता हूं कि झुंझुनू से ज्यादा भोला आदमी कहीं का नहीं मिलेगा, कहीं का नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, 11 महीने पहले हमारी सरकार आई थी, आपके बीच में हमारा संकल्प पत्र लेकर के हम आए थे और हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे जिस दिन से हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने उस संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ करना 15 दिसंबर से किया है। 15 दिसंबर को ही हमने, हमारे अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे पेपर लीक की। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा एक बार देखिए कि किस तरह से हमारे किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो आज 200 से लगभग 200 के लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बंदे, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने मना किया था? हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है, हमने 2 साल का युवाओं का कैलेंडर दिया है, हमने जगह निकाली है, हमने ये भी बताया है कि कौन से दिन पेपर होना है और हमने ये भी कहा है कि इसका परिणाम कौन से दिन आना है, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको निकालते हुए उनको मंजूरी देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60,000 सर्वोच्च श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान थे जो हमने निकाले हैं, क्या वो 10 महीने के थे क्या? अरे वो 60,000 पद क्या 10 महीने में खाली हो गए क्या? या कब से खाली थे? अरे मेरे उस किसान के बेटे को अगर आप समय पर नौकरी दे देते तो मेरे किसान भाई का भी घर चल जाता, मेरे उस युवाओं को नौकरी भी मिलती, उसकी बेरोजगारी भी मिटती और उसका भी काम चलता। क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है कि 60,000 जगह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने निकाली है, तो क्या ये 10 महीने की जगह थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर उस गरीब का बेटा, अगर उस मजदूर का बेटा, किसान का बेटा को अगर नौकरी मिल जाती तो क्या अन्याय हो जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, जगह अभी और भी निकलेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, जुलाई के हमारे बजट में हमने घोषणा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जुलाई के बजट में जो हमने कहा 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वो हम वायदा पूरा करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जयपुर से है, जहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के एजेंडों का खुलासा करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की।
कर्नल राठौर ने कहा कि हमारे सामने एक गंभीर मुद्दा आया है जो न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे देश की जनता को विचलित कर सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देना चाहते हैं। क्या हम एक खंडित भारत सौंपना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना मात्र रह गया है और अगर सत्ता के लिए खंडित भारत भी बनाना पड़े तो वह मंजूर। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को दोबारा लागू करने की जो कोशिश की गई उसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस सबसे आगे था, जो भारत को विभाजित करने की सोच को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं और आप सब भी, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर 2 संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहती है? हम आने वाली पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह। वहीं अजमेर में तीर्थनगरी पुष्कर के मेले मैदान में वैदिक मंत्र गूंज उठे। विधिवत पूजन के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जिला कलेक्टर लोकबंधु और प्रशासनिक अधिकारियों में उनकी मौजूदगी में झंडारोहण कर पुष्कर मेले की शुरुआत की। इसी के साथ ही पुष्कर पशु मेले की सरकारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई। मेला मैदान में ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी ने नगाड़ा वादन किया। देशी और विदेशी पर्यटकों ने नगाड़े के थाप पर उसका आनंद लिया। दीवारों पर मंडने और सैंड आर्ट बनाई गई। कस्बे की स्कूली बालिकाओं ने यानी बच्चियों ने राजस्थानी संगीत पर सामूहिक नृत्य किया। संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने यह बताया कि मेला मैदान में नए मेला मैदान तक में झंडारोहण के बाद पशुपालन विभाग की ओर से 51 ऊंटों की रैली निकाली गई। इसमें करीब 11 ऊंट गाड़ियां भी शामिल की गई। तो राजस्थान में यह महीना पर्यटन का माना जाता है और ऐसे में अगर किसी पर्यटन पर अचानक हमला हो जाए तो पूरा प्रशासन सख्ते में आ जाता है। जी हां, ताजा मामला थाईलैंड से उदयपुर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक का है। उदयपुर घूमने आई पौष इलाके में माली कॉलोनी में बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। विदेशी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे एसपी योगेश गोयल ने बताया कि शुरुआती जांच में युवती की पहचान थोग खोत नाम की महिला के रूप में हुई है। युवती का इलाज उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आगे बताया कि युवती पर हमले की सूचना अस्पताल प्रशासन से मिली थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल करने में जुट गई। अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली और इसके बाद ये एमबी हॉस्पिटल में लगभग 5:30 बजे एडमिट हुई है। किसके द्वारा एडमिट किया गया ये जानकारी करने पर जिस एम्बुलेंस के द्वारा इसे छोड़ा गया वो एम्बुलेंस पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से आना बताया। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से जानकारी ली गई तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे
एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहाँ से चले गए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में चूंकि ये मेडिकल लीगल केस था, प्रारंभिक उपचार करके इसे एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में धनतेरस के दिन निजी बस हादसे में जिन 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवारजनों को न्याय को लेकर गठित न्याय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लक्ष्मणगढ़ बंद रखा गया। बंद के आह्वान को लेकर आज सुबह से ही व्यापारियों ने भी अपनी प्रतिष्ठान स्वयं बंद रखा। सुबह 1-2 दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें बंद के चलते पुलिस तैनात है और बंद को सफल बनाने के लिए न्याय संघर्ष समिति के लोग भी बाजार में घूमते हुए नजर आए। शांतिपूर्ण बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी बाजार में मुस्तैद है। वहीं जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड के दिन 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार रात पुलिस उसे जोधपुर लेकर आई। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था और जब भी वो मोबाइल का इस्तेमाल करता था उसे कुछ देर बाद ही बंद कर देता था। पुलिस को उसके पास से भारत से फरार होने के कई सुराग मिले। डीसीपी ने बताया कि अनीता मर्डर केस की जांच एडीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इस मामले में हत्याकांड और शव मिलने के बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इधर गुलामुद्दीन के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कई लोगों को हिरासत में लिया। तो जिले के राजगढ़ में 24 अक्टूबर को लोहा व्यापारी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने शुक्रवार की 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद किया गया है। पुलिस इससे पहले घटना के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शूटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि घटना में रेकी कराने वाले बदमाश रिंकू मीणा और वाहन उपलब्ध कराने वाले बदमाश सतीश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फायरिंग के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने रमन सिंह मीणा का शुक्रवार को गांव में अभिनंदन किया गया। भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट पद पर रमन मीणा का चयन होने पर रमन मीणा के माता पिता का सम्मान किया गया। रमन मीणा ने बिना किसी कोचिंग के 17 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया है। रमन मीणा ने उदयपुरवाची के मड़कसास गांव का नाम रोशन किया। तो वहीं जिले के अजीतगढ़ इलाके के मंडूसिया में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अतिक्रमण करने वाले लोगों के हौसले तहसीलदार के सामने पस्त होने लगे हैं, क्योंकि तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा साफ और निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक जिले में अतिक्रमण के खिलाफ 6 दर्जन से ज्यादा कार्रवाई कर चुके हैं। वहीं अतिक्रमण स्पेशलिस्ट के मामले में तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा नंबर 1 बन चुके हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद से ही जिले में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। तो अगली खबर अजमेर जिले की नसीराबाद से है, जहां चिकित्सा विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नसीराबाद का सरकारी अस्पताल हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन घोटाले का मामला सामने आने के बाद शायद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खुल जाए। अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर दफ्तर में 15 दिन से चल रही ऑडिट में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां शुरुआती जांच में कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 70 लाख रुपए का घपला सामने आया है। वहीं सीएमओ के बाबू राजतिलक गर्ग शक के घेरे में है। जानकारी चिकित्सा निदेशक, उपनिदेशक और एफए को भेजी गई है, जिस पर उपनिदेशक ने पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर को मामले की पूछताछ के लिए बुलाया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराने का कारण भी डॉक्टर कपूर से पूछा गया, लेकिन पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
तो वहीं दौसा में महिला डॉक्टर का ड्यूटी के दौरान सोते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिकंदरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां लोगों का यह कहना है कि यहां के डॉक्टर एक दिन काम करने के बाद 3 दिन तक फरार रहते हैं। अब एक नया मामला फिर सामने आया है, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ड्यूटी के दौरान डॉक्टर सो रहे हैं और चैन की नींद ले रहे हैं। उच्च अधिकारियों को कई शिकायत देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की। तो राजसमंद जिले के ग्राम ढोडी वास में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलकर गांव की सार्वजनिक नाली और शाखातेदारी भूमि और शमशान जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया है। ज्ञापन में बताया गया कि गांव की सार्वजनिक नाली पर लक्ष्मण गुर्जर और रूपा गुर्जर नामक लोगों ने राजनीतिक दबाव का उपयोग कर पटवारी और सरपंच की मिलीभगत से अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और इस पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं हो सकता। इसी तरह शाखातेदारी भूमि पर भी लक्ष्मण गुर्जर ने अवैध कब्जा कर लिया है और इस पर पत्थर डलवा दिए हैं। इस भूमि का उपयोग पूजा के लिए किया जाता है और इस पर अवैध कब्जे से गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लक्ष्मण गुर्जर और रूपा गुर्जर ने शमशान जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया। तो बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के नाथ द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला आरती के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार बैठक जी में अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उपरना रजाई उड़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज श्रीनाथ जी के दर्शन कर ऐसा आनंद आया जैसे वृंदावन की कुंज गलियों में द्वापर युग में हो, और श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, सभी धर्म विरोधी यहां से भाग जाए। उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है और धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर मंडल ने किया और धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत जल्द ही भव्य तरीके से किया गया। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।